हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक बात की थी श्रोडिंगर इक्वेशन की। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने बताया था उसमें क्या आया था, एक साई आया था। तो हम उस साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं। ठीक है, साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ये हम बात करना चाहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि साई हमारा होता क्या है। जो ये साई है इज अ वेव फंक्शन। ये क्या है? वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन है विच शुड बी फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, जिसको क्या होना चाहिए कि फाइनाइट होना चाहिए। पहली बात फाइनाइट, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं वेव फंक्शन विच शुड बी फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस as well as differentiable। as well as differentiable। लेकिन but it does not have any physical significance। it does not have any physical significance। अब देखो क्या कह रहा है कि ये आपका जो वेव फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो फिर किसका है भाई? देखो, साई का तो नहीं है। ठीक है, बट लेकिन स्क्वायर ऑफ साई, क्योंकि हमने क्या दिखा था वहां पे डबल डिफरेंशिएट दिखा था ना। डेल टू अपॉन डेल एक्स टू साई प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू साई प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू साई। तो स्क्वायर ऑफ साई, जो साई का स्क्वायर होगा, that is psi square has physical significance। that is psi square has physical significance। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, लेकिन साई का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साई को अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो ये क्या बताता है? अगर कोई साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जैसे साई का तो नहीं है, लेकिन अगर साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो ये बताएगा क्या? तो ये क्या बताता है, जो साई स्क्वायर होता है, एंड इट डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है? एंड इट डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन probability of finding an electron around the nucleus। मतलब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताता है, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ओके, अब यहां पे देखो क्या आएगी, 2 चीजें आएंगी। एक तो आएगा नोड। क्या आएगा? नोड। अब ये नोड क्या होता है? तो नोड क्या होता है? द पॉइंट एट विच the point at which
साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो पॉइंट जिस पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, 0 हो, दैट इज, इसका मतलब क्या है, और साई स्क्वायर क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, ये बताता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है द पॉइंट एट विच साई इज इक्वल टू 0, दैट इज द प्रोबेबिलिटी of electron is 0. Probability of finding an electron is 0। मतलब अगर साई स्क्वायर 0 हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 0 हो जाएगी। तो ये साई स्क्वायर 0, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नोड होगा। ठीक, फिर आता है एंटी नोड। तो एंटी नोड तो आप समझिए क्या, वो क्या हो सकता है, एंटी नोड। एंटी नोड का क्या मतलब होता है कि वो पॉइंट, द पॉइंट एट विच, जहां पे क्या हो, साई स्क्वायर क्या हो, मैक्सिमम हो। साई स्क्वायर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दैट इज द प्रोबेबिलिटी of finding an electron, is क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फिजिकल सिग्निफिकेंस था साई का तो जी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस था, और वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो हम फाइंड करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कंप्लीटेड, चलो अब बच्चों अब हम बात करते हैं, एक टर्म आएगा आपका ऑर्बिटल। ऑर्बिट का नाम तो आपने सुना होगा। तो अब ये ऑर्बिटल क्या है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगली हेडिंग डालिएगा, ऑर्बिटल। अब देखो ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिट तो हमें पता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो ये ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक। तो ऑर्बिटल क्या होता है, ये एक रीजन होता है, एक रीजन होता है स्पेस में, न्यूक्लियस के चारों ओर का एक रीजन होता है जहां पे फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ऑर्बिटल कहलाता है। समझ पा रहे हो? चलो तो लिखो इसको, ऑर्बिट इज द रीजन इन स्पेस, ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस स्पेस में वो रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, where probability of finding an electron, where probability of finding an electron is maximum, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो उस रीजन को
न्यूक्लियस के चारों ओर का स्पेस में वो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये कितनी होती है, अराउंड 90 to 95%, अराउंड 90 to 95%, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल जो होता है इसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है, क्योंकि ये तो स्पेस है, ये तो क्या होता है, एक स्पेस होता है, तो इसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन रादर देन डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। ये क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वेरियस रीजन्स में। तो ये भी लिख लीजिए, ऑर्बिटल डू नॉट हैव definite path for electron। इलेक्ट्रॉन के लिए कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है, रादर देन they define probability of finding electron, probability of finding an electron around the nucleus, around the nucleus इन वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन्स में, इन वेरियस रीजन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब है, देखो जैसे मान लिया कि हमने क्या ले लिया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोई डेफिनेट पाथ में नहीं होंगे, वो क्या होंगे उसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो ये देखो, ये क्या है, ये आपका ऑर्बिटल्स को शो करेगा, जिसमें क्या होता है कि अब यहां पे देखो, इस न्यूक्लियस के आसपास में क्या होता है, यहां पे हमने ज़्यादा डॉट्स बनाए हैं, मोर डॉट्स। ये ज़्यादा डॉट्स हैं, तो ये क्या शो करते हैं, शोइंग मोर प्रोबेबिलिटी, showing more probability of finding electron, sorry, finding electron। इसके आसपास में क्या होता है, ज़्यादा डॉट्स, ये क्या शो करते हैं कि इसके आसपास हमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, लगभग 90 to 95%। अब इधर क्या है, इधर देखो लेस डॉट्स हैं, लेस डॉट्स का मतलब हो गया लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जितना दूर बढ़ते जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन कम फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन न्यूक्लियस के पास में क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा ऑर्बिटल था। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी स्कूल
के एग्ज़ाम्स में, जो आपका स्कूल लेवल का एग्ज़ाम्स होगा, वहाँ पे ये पूछ सकता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ये इसमें तो बच्चे वैसे भी कंफ्यूज रहते ही हैं। उनको लगता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं होते हैं। तो हम लोग उनके बारे में डिफरेंस देख लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑर्बिट्स क्या होते थे, ऑर्बिटल क्या होते हैं। ओके, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं। इरेज किया जाए बच्चों। चलो अब हम बात करेंगे कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो एक तरफ आप डाल लीजिएगा ऑर्बिट और दूसरी तरफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलो भाई अब एक एक करके हम दोनों देखते हैं पॉइंट वाइज क्या डिफरेंस होता है ऑर्बिट्स में और ऑर्बिटल में। तो चलो अब पहला हम लोग बात करते हैं फर्स्ट डिफरेंस की। देखो क्या होता है, जो हमारा बच्चों ऑर्बिट होता है, ये क्या होता है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। ऑर्बिट पता है ना, जैसे ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो इसके ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। बोहर मॉडल ऑफ एटम में यही तो हम लोग करते थे। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग फाइंड करते थे कितने क्या एनर्जी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लिख लीजिए, पहला डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। इट इज अ वेल डिफाइंड circular path. It is a well defined circular path around in which electron revolves, in which electron revolves around the nucleus, around the न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, एक डिफिनिट पार्ट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक, ये तो बात हो गई ऑर्बिट की। अब ऑर्बिटल क्या होता है, ये क्या होता है, रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस around the nucleus, around the nucleus where finding an electron is maximum। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम होता है। where finding a probability of electron is maximum। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो हमारा ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिट क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक डिफिनिट पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस था। चलो भाई अगला डिफरेंस देखते हैं। ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर। ये क्या शो करता है, एक प्लेनर शो करता है, मतलब
2D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या शो करता है, इसमें 2 डायरेक्शनल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब 2 डायरेक्शंस में मोशन करता है, प्लेन में, एक प्लैनर मोशन दिखाता है। इट रिप्रेजेंट्स प्लैनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मोशन होता है वो एक प्लेन में होता है, इसलिए इसको प्लैनर मोशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स थ्री डी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या शो करता है कि 3 डायमेंशनल मोशन, यहाँ तो रीजन स्पेस में है, तो स्पेस तो बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। चलो भाई अगला देखते हैं, थर्ड डिफरेंस। अब देखो बच्चों तीसरा डिफरेंस क्या है, ये तो आपको पता होगा कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, ये क्या होते हैं, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होते हैं 2n²। जिस भी ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर निकालना है, n की वैल्यू की जगह रख दीजिए। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, 8, थर्ड ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, 18, फोर्थ ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, 32। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2n²। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज, ये कितना होता है, ये हमेशा 2 होता है। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये हमेशा 2 होते हैं। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं। हो गया, इरेज कर दिया जाए बच्चों। ओके चलो, चलो अब हम लोग अगला डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, चौथा डिफरेंस देखते हैं, फोर्थ डिफरेंस। देखो फोर्थ डिफरेंस क्या होता है, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। जो ऑर्बिट्स होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं शेप में। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, शेप में सर्कुलर होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, क्योंकि ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं तो इसलिए उनका शेप भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारा s ऑर्बिटल एक होता है, सारे स्मॉल होते हैं। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ये तो हमारा स्फेरिकल होता है, क्योंकि हम 3D में, सर्कुलर तो 2D हो गया, और ये हमारा स्फेरिकल होगा। क्योंकि स्फीयर को अगर हम इस बोर्ड बनाना हो तो बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। हम सर्कल बना सकते हैं लेकिन स्फीयर को नहीं बना सकते। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा p ऑर्बिटल। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है डम्बेल की तरह। डम्बेल देखें, जिम अब जल आप लोग जाते होंगे तो जिम में जो उठाने का काम, उठाने से ये मसल्स बनाते हैं ना आप,
डोले सोले बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, डम्बल, उसकी जैसा शेप होता है, तो इसका शेप कैसा होगा, डम्बल। ठीक, ये पी ऑर्बिटल हो गया। फिर इसके बाद आएगा डी ऑर्बिटल। इसका कैसा शेप होता है, इसका होता है डबल डम्बल। सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। डबल डम्बल, ठीक। और हमारा चौथा आता है एफ ऑर्बिटल। इसका शेप कैसा होता है, लीफ लाइक, जो पत्तियां होती हैं उनके जैसा शेप होता है। तो हमें मेनली ये तीन के बारे में ही स्टडी करना है। एफ तो हमारा किसी काम का नहीं है, ये ऑर्बिटल हमारे किसी काम का नहीं है, बस ये तीन ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये देख लिया। अब चलिए अगला डिफरेंस देखते हैं, पांचवा डिफरेंस। देखो बच्चों, फिफ्थ डिफरेंस क्या है कि ऑर्बिट जो होते हैं आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सर्कुलर है तो इसका कोई डायरेक्शन होगा क्या, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, हैंस दे कैन नॉट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए ये किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो नोट कीजिए, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल। ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल in nature, hence they cannot decide geometry of molecule, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, दे कैन डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल in nature and hence they decide the geometry of molecules, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को ये डिसाइड करते हैं क्योंकि ये डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑर्बिट्स होते हैं, जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं, सिक्स्थ डिफरेंस। जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं ये कंसिस्टेंट नहीं होते हैं किसके साथ, जो हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था और हमारा HUP था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये इन दोनों के साथ कंसिस्टेंट थे, मतलब इन दोनों की थियरीज इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट is not consistent with DBH, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एंड HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों के साथ कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन ये जो था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल,
इज कंसिस्टेंट विथ DBH एंड HUP। अब ये DBH और HUP का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, तो इसको आप समझ लीजिएगा। DBH मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और HUP मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बच्चों क्या था, ये हमारा डिफरेंस था, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चलो, ये हमारा डिफरेंस था बच्चों, ये आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होते हैं आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक क्या बताता है दूसरा क्या बताता है, ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे वो पूरा बेस्ड होगा ऑर्बिटल्स पे। चलो, अब हम बात करते हैं शेप की, जो हमने अभी शेप यहाँ नाम लिया ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या, S, P, D और F। जो SPDF के शेप की अगर हम बात करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी शेप के होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया। अब एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा है S ऑर्बिटल। फर्स्ट हमारा क्या है, S ऑर्बिटल है। अब देखो S ऑर्बिटल का हमने बताया कि ये स्फेरिकल होते हैं शेप में। ठीक है, तो लिख लीजिए, S ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, दे आर spherical in shape। They are spherical in shape, hence they do not contain any angular node, hence they do not contain any angular node। इसलिए कोई भी एंगुलर नोड कंटेन नहीं करते हैं। नोड मैंने बताया था ना, जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हम कैसे दिखाएंगे, स्फेरिकल दिखाएंगे। अब ये तो कहोगे सर सर्कुलर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में हमने 3 एक्सिस बना दिए। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस होगा सेंटर पे, तो ये इसको हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसा होंगे, यहाँ तो कोई डिफरेंट पाथ होता नहीं है, तो हमने क्या किया, इस सेंटर पे जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है, अब यहां पे क्या आता है बच्चों, जो हमारा s ऑर्बिटल था, अब हम s सबसेल की बात कर रहे हैं। s सबसेल की बात कर रहे हैं, तो s सबसेल में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है। s सबसेल में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है। और इसको अगर हमें दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा बना देंगे। क्या बना देंगे, एक डब्बा बना देंगे। देखो ऐसे समझो, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले शेल आता है। सेल, सेल को हम लोग क्या एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे आपका आप कहाँ रहते हो, आप घर में रहते हो, ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से घर हो गया। ठीक, अब सेल के अंदर में क्या आता है, सब सेल।
सब सेल। अब घर में आप कहाँ रहते हो? घर में तो रहते हो, लेकिन घर में कहाँ रहते हो? तो घर में कमरे होंगे, कमरे में रहते हैं। तो कमरा हमारा क्या हो गया? सब सेल हो गया। अब कमरे में रहते हो, कमरे में आप अपने सामान को कहाँ रखते हो? रहते होगे तो कुछ सामान होगा आपका, सामान कहाँ रखोगे? तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है ऑर्बिटल। ये हमारा क्या हो गया? अलमारी। ठीक है, एक तरीके से अलमारी हो गया। और फिर अलमारी में रखोगे क्या? सामान रखोगे। तो यहाँ पे सामान के लिए क्या है? यहाँ सामान क्या है? यहाँ सामान तो ये है ना, इलेक्ट्रॉन। जैसे अलमारी में आप क्या रखते हो? सामान रखते हो। सामान में आप कपड़े रख सकते हो, किताब रख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया? सेल होता है। सेल के बाद सब सेल आता है, सब सेल के बाद ऑर्बिटल आता है, ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो एस सब सेल में क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल। ठीक, चलो, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। समझ गए? तो नोट कर लो बच्चों। फिर हम बात करते हैं अपने अगले ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की। इरेज कर दिया जाए। चलो, अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। किस ऑर्बिटल की? पी ऑर्बिटल की। अब हम पी ऑर्बिटल का शेप बनाना चाहते हैं। तो हमने बताया था आपको कि पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डम्बेल सेल के। दे आर डम्बेल इन शेप। ये कैसे होंगे? डम्बेल के आकार के होंगे शेप में। अब यहाँ पे पी सबसेल की अगर हम बात करें, पी सबसेल की, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहले वाले में क्या था? एक ऑर्बिटल था। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 3 डब्बे बना दोगे। ठीक, अब मैं सबको भरना दिखाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बताऊंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसमें क्या रखना क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने पी सबसेल को 3 ऑर्बिटल्स में रखना है तो इनके, अब देखो ये क्या आएगा? एक आएगा पी एक्स सबसेल, पी एक्स ऑर्बिटल। तो ये हमारा पी एक्स होगा, ये हमारा पी वाई होगा, ये हमारा पी जेड होगा। ठीक है, तो अब पी एक्स ऑर्बिटल। अब देखो, अगर हमें अब शेप बनाना है इनका, तो देखो शेप कैसे बनेगा? पी एक्स, दूसरा पी वाई, और तीसरा पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो पी एक्स का मतलब है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। पी एक्स का मतलब हो गया जो हमें लोब्स मिलेंगे, इसको हम लोग देखो लोब्स बोलते हैं। देखो पहले बना देता हूँ। पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब हो गया हमें जो लोब्स मिलेंगे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर इसमें क्या होगा? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए या तो ऐसे डॉटेड कर दो, तो इसको बोलते हैं हम लोग लोब्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस, लोब्स आर प्रेजेंट
along x एक्सिस। यहाँ पे लोब्स जो होते हैं along x एक्सिस आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करते हैं पी वाई ऑर्बिटल्स की, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और यहाँ पे z डायरेक्शन में बनाना है तो आपका z ऐसे बना दो, ये हमारा क्या होगा z। अब देखो यहाँ पे पी वाई का मतलब हो गया लोब्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, y एक्सिस पे, तो ये आपका ऐसा होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, और जेड एक्सिस हमारी क्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया पी वाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ लोब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब तीसरा जो होता है आपका पीजेड ऑर्बिटल अगर हमें बनाना है तो ये देखो सब डंबल शेप्ड के होंगे ना, और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो अब हमारा क्या होगा, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और हमारे जो लोब्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पी ऑर्बिटल्स का शेप हमने बता दिया कि ये डंबल शेप के होते हैं, और इसमें क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब होता है वहाँ यहाँ पे लोब्स आपको एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, पी वाई ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पे लोब्स आपको वाई एक्सिस पे मिलेंगे, और पी जेड का मतलब हो गया यहाँ लोब्स आपको जेड एक्सिस में मिलेंगे। और डंबल टाइप का होता है, डंबल देखो डंबल टाइप का है ना इधर, और यहाँ पकड़ने के लायक रहेगा, तो ये डंबल शेप के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एस और पी का देख लिया हमने। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो उसमें उसके आगे डी का शेप और एफ का शेप देखेंगे। ओके, थैंक यू।